सभी को मेरा नमस्कार। मैं संदीप बंसल डेवोशन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन मंच पर आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है टेस्ट नंबर 9, 25 क्वेश्चंस 500 में से। आज इस टेस्ट नंबर 9 की सीरीज में हमें कवर करना है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों से रिलेटेड है। क्वेश्चन को पढ़िए और सोचिए क्या इसका आंसर होगा, फिर देखते हैं कि करेक्ट आंसर इसका क्या होगा और जो भी एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगी वो पूरा प्रयास करेंगे आपको दी जाए। चलिए शुरू करते हैं। और ये रहा आपका पहला सवाल टेस्ट नंबर 9 का 201 201 नंबर का क्वेश्चन। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज। चार ऑप्शन हैं। अनुमस्तिष्क, जिसको इंग्लिश में सेरिबेलम बोला गया है, प्रमस्तिष्क सेरिब्रम, मध्य मस्तिष्क मिड ब्रेन, और मेडुला, ऑप्शन डी मेडुला। कौन सा होगा सबसे बड़ा भाग मस्तिष्क का? नॉर्मली मस्तिष्क में हम जानते हैं तीन भाग होते हैं, एक फोर होता है अग्र वाला, एक मिड होता है और एक हिंड ब्रेन होता है ना। तो ये हो गया अपना अग्र वाला, ये हो गया अपना मध्य वाला और ये हो गया अपना पश्च वाला। क्लियर? सबसे बड़ा जो होता है ना वो फोर ब्रेन होता है, अग्र मस्तिष्क सबसे बड़ा होता है। लेकिन यहां पर देखो अग्र मस्तिष्क तो ऑप्शन में दिया ही नहीं, विकल्प में। अब अग्र मस्तिष्क तो है ही नहीं, तो टिक किसको करें? अग्र मस्तिष्क के पार्ट, अग्र मस्तिष्क का एक पार्ट होता है जिसे कहते हैं प्रमस्तिष्क। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? जैसे कि वहां लिखा हुआ है ना, सेरेब्रम। सेरेब्रम, प्रमस्तिष्क। ये वो ही भाग होता है जो इंसान को इंसान बनाता है। सोचने समझने की शक्ति, याददाश्त, चिंतन मनन, सोचना विचारना, ये सारी जो मेमोरी स्टोरेज होती है वो सब कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है? प्रमस्तिष्क ही करता है। कब कहाँ कैसे क्या बोलना है लगातार, जैसे मैं बोले जा रहा हूँ, मुझे मस्तिष्क का कौन सा भाग मुझे फील करा रहा है कि अब तुम्हें ये बोलना है, अब तुम्हें ये नहीं बोलना, सब प्रमस्तिष्क से आता है। इसलिए मस्तिष्क का, ब्रेन का द लार्जेस्ट पार्ट जो होता है, सबसे बड़ा पार्ट, ये प्रमस्तिष्क ही होता है। अप्रोक्सीमेट जो है ना, ये 80 से लेके 82% पूरे ब्रेन का कवर करता है। और ऐसा कहते हैं कि जिसका जितना बड़ा प्रमस्तिष्क होगा ना वो उतना ही बुद्धिमान माना जाता है। आइंस्टीन का जब रिसर्च किए गए उनके माइंड को, तो कहा जाता था कि आइंस्टीन का 84% सेरिब्रम है, 84%, तभी तो वो आइंस्टीन कहलाए। ठीक है ना। तो जिसका जितना ज़्यादा पार्ट होगा और जो जितना ज़्यादा प्रमस्तिष्क को यूज़ करने की क्षमता रखता होगा, कैपेसिटी, वो ही सर्वाधिक बुद्धिमानी माना जाता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। सबसे बड़ा भाग कौन हो गया? प्रमस्तिष्क हो गया, प्रमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क जो है ना, याद रखना है, दूसरा सबसे बड़ा भाग है, सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। दूसरा सबसे बड़ा भाग कौन होगा? तो वो कौन होगा? अनुमस्तिष्क होगा, सेरिबेलम होगा। लेकिन क्वेश्चन पूछा है सबसे बड़ा, तो सेरिब्रम, प्रमस्तिष्क करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले प्रश्न पे। पढ़िए 202 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है। बहुत बढ़िया। मनुष्य की जीभ के किस क्षेत्र तक कड़वाहट की संवेदना सीमित रहती है? द सेंसेशन ऑफ बिटरनेस इज रेस्ट्रिक्टेड टू विच एरिया ऑफ द ह्यूमन टंग? फोर ऑप्शंस आ रहे हैं। अगला भाग, किनारों पर, मध्य भाग, पिछला भाग, फ्रंट पार्ट, एट द साइड्स, मिडल पार्ट और बैक पार्ट। जीभ की बात कर रहा है, जीभ की बात कर रहा है। ये हो गया अपना पश्च भाग, मतलब बैक वाला पार्ट। ये हो गया अपना अग्रभाग, मतलब अपर वाला पार्ट। ये जो निकल रही है ये हो गई अपनी साइड्स, किनारा। और ये हो गया अपना मिडिल पार्ट, मध्य वाला भाग। अब इसमें आपको ये याद रखना है, मैं आपको चारों ही बातें समझाता हूं, कहां से कौन सा स्वाद टेस्ट का पता पड़ता है। तो जो अग्र वाला भाग जो स्वाद का ज्ञान कराता है, जो नॉलेज मिलती है, अग्र से पता चलता है कैसा? मीठा, स्वीट स्वीट, मीठा, मिठाई वगैरह खाते हैं, उसका स्वाद जो टेस्ट है वो कहां से पता चलता है? वो टेस्ट अग्र वाले भाग से। पश्च वाले भाग से, जी हाँ, कड़वा, बिटरनेस, कड़वा पश्च वाले भाग से। और याद रखना, अक्सर किताबों में गलत लिख दिया जाता है, मध्य वाले भाग में नो टेस्ट, कोई स्वाद नहीं होता। मध्य वाले भाग में कोई स्वाद नहीं होता। और साइड किनारा है, ये बताता है खट्टा, खट्टा या जो नमकीन का स्वाद मिलता है हमको, सोर का, वो कहां से मिलता है? वो साइड वाले। तो अग्र आगे वाला भाग मीठा, पश्च वाला भाग बिटर कड़वा, साइड वाला खट्टा नमकीन, बीच वाला नो टेस्ट, मतलब टेस्टलेस, कोई स्वाद वहां नहीं आता। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा, किसकी बात कर रहा है? कड़वाहट की बात कर रहा है, बिटरनेस की। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, बैक पार्ट, कड़वाहट का। तभी डॉक्टर कहता है कि जो भी ये जो टैबलेट्स बनती हैं बड़ी कड़वी होती है दवाइयाँ, तो बोलता है जीभ के बिल्कुल मध्य वाले भाग में रखा करो और गटक जाया करो पानी से। क्यों? क्योंकि मध्य में
कोई स्वाद ग्रंथि जो अपनी जो ग्लैंड होती है टेस्ट की वो नहीं पाई जाती। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पढ़िए क्या कहता है अगला क्वेश्चन। 203 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सा एक किसी भी पाचक एंजाइम का श्रावण नहीं करता? विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सीक्रेट एनी डाइजेस्टिव एंजाइम? 4 ऑप्शंस आ रहे हैं। यकृत, लीवर, लार ग्रंथि, अग्नाशय या तिल्ली। लीवर, सलाइवरी ग्लैंड, पैनक्रियाज या स्प्लीन। एंजाइम किस पार्ट से नहीं आता? लीवर, भैया लीवर तो रसायनशाला कहलाती है, रसायनशाला ऑफ द बॉडी, केमिस्ट्री लैब। विच पार्ट इज कॉल्ड एज अ केमिस्ट्री लैब? तो ये तो मदद ही पूरा एंजाइम प्रोटीन इन सब के लिए करता है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। सलाइवा ग्लैंड की बात करें, लार ग्रंथि, लार ग्रंथि में जैसे मिलता है एंजाइम कौन? टाइलिन मिलता है, एमाइलेज, डायस्टेज, है ना, लाइसोजाइम मिलता है, तो इसमें भी मिलते हैं अपने लाइसोजाइम वगैरह, ये सब मिलते हैं, तो ये भी अपना आंसर नहीं बनेगा। अग्नाशय, अग्नाशय की बात कर रहे हो आप, पैनक्रियाज की बात कर रहे हो, अग्नाशय रस, गैस्ट्रिक जूस पूरा कहां से आता है? गैस्ट्रिक जूस पूरा कहां से आता है? जिसके अंदर ये ट्रिप्सिन, इरिप्सिन, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज सारे एंजाइम ही कहां होते हैं? अग्नाशय रस, पैनक्रियाज जूस में होते हैं। लेकिन तिल्ली, तिल्ली किसे कहते हैं? प्लीहा को। तिल्ली का एक हिंदी में नाम और क्या है? प्लीहा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्प्लीन। प्लीहा जो स्प्लीन है ना, वो केवल किस में काम आता है? रक्त वगैरह में काम आता है, आरबीसी वगैरह के लिए बना हुआ है। सवाल आता है ना कि क्वेश्चन कैसे आता है कि जो मृत आरबीसी है वो कहां जाके दफन हो जाती है, जिसको बूचड़ खाना या कब्रिस्तान कहते हैं। आरबीसी का कब्रिस्तान, बूचड़ खाना कौन है? प्लीहा है। नई आरबीसी का ब्लड बैंक कौन होता है? आरबीसी नई जो बनकर आती है वो कहां पर इकट्ठी होती है? प्लीहा में होती है। लेकिन एंजाइम से इसका दूर दूर तक कोई लेना देना है ही नहीं। तो क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा कौन, कि कौन सा पार्ट जो है वो सीक्रेट नहीं करता एनी टाइप ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम? तो ऑप्शन इज द डी, तिल्ली। स्प्लीन में किसी प्रकार का कोई एंजाइम नहीं निकलता। लीवर बनाता है, अग्नाशय भी स्रावित करता है, और लार ग्रंथि से भी सीक्रेशन होता है, लेकिन प्लीहा, तिल्ली केवल रक्त के लिए, फॉर द ब्लड बना हुआ पार्ट है, और किसी में कोई काम इसका नहीं आता। चलते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, 204 नंबर का सवाल, पढ़िए। मानव शरीर के किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? सबसे कम, 4 ऑप्शंस दिए हुए। मस्तिष्क की कोशिकाएं, पेशी की कोशिकाएं, अस्थि वाली कोशिकाएं या यकृत की कोशिकाएं। ब्रेन सेल्स, विच सेल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी हैव द लोएस्ट रिजनरेटिव पावर? ब्रेन सेल, बोन सेल, मसल सेल, लीवर सेल। सेल का मतलब क्या है? यहाँ पर सेल की बात करें तो सेल से मतलब क्या है कि रिजनरेशन का मतलब क्या है कि मान लो कोई डेस्ट्रो हो जाए, टूट फूट जाए, तो रिपेयर कर लेता है उस चीज को। रिपेयर तो कौन से पार्ट में, कौन से सेल्स, मतलब किस पार्ट के सेल्स में ज्यादा रिपेयरिंग पावर होती है, उसकी बात कर रहा है। तो ये हड्डियों की बात कर दी, हड्डियों में तो कोशिकाओं से को लेने देना है नहीं। अब बच्चे 3 ऑप्शन है, मस्तिष्क, पेशी, मसल्स वाली, यकृत मतलब लीवर वाली, मस्तिष्क मतलब ब्रेन वाली। अब देखो सर्वाधिक लीवर सेल में सर्वाधिक कैपेसिटी होती है। अगर वो मैक्सिमम पूछता ना, मैक्सिमम रिजनरेशन कैपेसिटी, तो आंसर ठीक हो जाता है लीवर। लेकिन उसने पूछा क्या है? सबसे कम, लोएस्ट रिजनरेटिव। तो नर्व्स जो होती है ना, तंत्रिकाएं, नर्व्स, तंत्रिकाएं, नर्व्स जिन्हें कहते हैं, इनमें सबसे कम होती है। और नर्व्स कहां मिलती हैं? मस्तिष्क की कोशिकाएं, न्यूरॉन, न्यूरॉन वर्ड आपने सुना होगा क्या? नर्व्स किनसे बनकर मिलकर बनी होती है? न्यूरॉन, न्यूरॉन से। और न्यूरॉन की सेल में, न्यूरॉन में किसी प्रकार की कोई रीजन होती तो है, लेकिन इतना मतलब बिल्कुल माइन्यूट के बराबर होती है रिजनरेटिव। तभी तो अगर कोई कहते हैं ना, कोई इंसान कोमा वगैरह में चले जाए तो वर्षों बीत जाते हैं उसको उठने में। रीजन क्या है? रीजन यही है कि अगर नर्व्स या न्यूरॉन्स में दिक्कत खड़ी हो गई तो फिर उनका रिजनरेट होना बड़ा भारी काम पड़ जाता है। तो सबसे कम जो होती है वो मस्तिष्क कोशिकाएं, या फिर याद रखना उनको क्या कहते हैं? न्यूरॉन बोलते हैं, न्यूरॉन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या बन जाएगा? ब्रेन सेल या न्यूरॉन। और सर्वाधिक पूछता मैक्सिमम, तो अपन को टिक करना था लीवर सेल। यकृत की कोशिकाओं में सबसे ज्यादा, यकृत में मिलती है ना कुफुर कोशिकाएं, कुफुर सेल्स मिलती हैं, उनमें सर्वाधिक मैक्सिमम रिजनरेटिव कैपेसिटी होती है। रिजनरेटिव का मतलब मैं आपको बता चुका, खराब हो जाए, टूट फूट जाए तो वो रिपेयर करना, वो कैपेसिटी रिपेयरिंग मतलब रिजनरेटिव कैपेसिटी कहलाती है, या बोलते हैं उसको पुनर्योजन।
चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पढ़िए क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन 205 205 निम्न में से कौन मानव की त्वचा को रंग प्रदान करता है। वेरी नाइस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स कलर टू ह्यूमन स्किन। अक्सर हजारों बार एग्जाम है वो सवाल है कि कोई है गोरा, कोई है काला, कोई है सांवला, कोई बिल्कुल काला और कोई बिल्कुल दूध की तरह सफेद, व्हाइट। तो ये किस चीज पर डिपेंड करता है, मतलब डिपेंड्स ऑन विच पिगमेंट, कौन सा वर्णक ऐसा है जो शरीर में त्वचा में अपन को ये रंग प्रदान करने का काम करता है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, एडेनोसाइन, थायमिन, मेलेनिन, ग्वानिन। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स कलर टू ह्यूमन स्किन। तो ये तो आपको डायरेक्ट याद रखना है, इसमें सिंपल सा कंसेप्ट है कि इसके लिए जो करेक्ट आंसर जाता है वो कौन सा जाता है, ऑप्शन सी मेलेनिन। मेलेनिन और मेलेनिन जो है वो किस हार्मोन से आता है, हार्मोन का नाम याद रखना, मिलेटोनिन। मिलेटोनिन हार्मोन, मिलेटोनिन हार्मोन से बनता है मेलेनिन। और मिलेटोनिन हार्मोन कहाँ से आता है, पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड किससे आता है, पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्रंथि से आता है। पीनियल ग्रंथि से आता है कौन सा, मेलेटोनिन हार्मोन, जिससे प्रोडक्शन होता है किसका, मेलेनिन वर्णक का। जिसमें जितना ज़्यादा मेलेनिन वर्णक बनेगा वो उतना ही सांवला और काले रंग की ओर जाएगा, और जिसमें जितना कम मेलेनिन बनेगा वो उतना ही क्या होगा, बड़ा गोरा गोरा सफ़ेद सफ़ेद दूध की तरह होगा। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा मेलेनिन, ऑप्शन सी, जो त्वचा को रंग प्रदान करता है, गिव्स कलर टू द ह्यूमन स्किन। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे, पढ़ते हैं 206 206 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। मानव वाक यंत्र में कितने वाक तंतु होते हैं। वाक तंतु की बात कर रहा है, वोकल कोड कितने हैं, हाउ मेनी वोकल कोड्स आर इन द ह्यूमन लैरिंग्स। स्वर यंत्र जो होता है, स्वर यंत्र जो होता है जिसके माध्यम से हमें बोलने में आवाज जहां से निकलती है उस कॉर्ड की बात कर रहा है। तो उसमें देखो दो ऐसे पत्तियां सी बनी रहती हैं, दो डंडी सी निकली रहती हैं, उन्हीं को तंतु या फिलामेंट बोलते हैं, या फिर उनको कॉर्ड बोलते हैं, वोकल कॉर्ड। और याद रखना ये तो सिंपल सा है, आपको नंबर याद रखना है। तो स्वर यंत्र में, वाक यंत्र में जो, या फिर लैरिंग्स के अंदर जो वोकल कॉर्ड होते हैं वो कितने होते हैं, दो डंडियां सी होती है, मतलब दो। और एक चीज और, अगर मैं पूछूं कि मानव वाक यंत्र में मतलब लैरिंग्स के अंदर कितनी उपास्थियां होती हैं, कितनी उपास्थियां, उपास्थियां का मतलब क्या है, कार्टिलेज। दो क्वेश्चन बनते हैं इससे, तीसरा कोई सवाल ही नहीं है। स्वर यंत्र में दो ही क्वेश्चन आते हैं, कितने तंतु, हाउ मेनी वोकल कॉर्ड्स, तो दो, 2। और एक क्वेश्चन यही बनता है कि हाउ मेनी कार्ट्रीज इन द लैरिंग्स, कि स्वर यंत्र में, वाक यंत्र में कितनी उपास्थियां, कार्टिलेज कितनी होती हैं, कार्टिलेज। तो आप बता सकते हो इसका आंसर क्या बनेगा, ये भी बहुत बार पूछा हुआ सवाल है। तो याद रखना कार्टिलेज की संख्या होती है टोटल 9। 9 उपास्थियों से मिलकर स्वर यंत्र लैरिंग्स बनता है, जिसके अंदर दो वोकल कॉर्ड होते हैं, मतलब स्वर तंतु होते हैं, वाक तंतु होते हैं। तो उपास्थि की बात करें, कार्टिलेज की बात करें 9, वोकल कॉर्ड वाक तंतु की बात करें तो 2। क्लियर है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे, और ये रहा आपका 207 207 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर, कि मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। अब अक्सर इसमें गलती क्या कर बैठते हैं विद्यार्थी, डायरेक्ट टिक कर देते हैं, अरे सर यकृत होती है, वो तो टिक कर देते हैं डायरेक्ट, कौन सी, यकृत होती है सबसे बड़ी ग्रंथि। था हम पढ़ते भी यही है, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी कौन है, यकृत है, लीवर है। लेकिन क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना, उसने मिश्रित की बात करी है, उसने लार्जेस्ट कंपाउंड की बात करी है, ये क्या देखो मिश्रित, मिक्सचर की बात करी है, कंपाउंड की बात करी है। तो मिश्रित ग्रंथि कौन सी होती है, अग्नाशय, पैनक्रियाज होती है। और ये मिश्रित, सबसे बड़ी मिश्रित बोले, लार्जेस्ट कंपाउंड ग्लैंड बोले, अग्नाशय, पैनक्रियाज, या फिर कैसे बोले। सब देखो 3 सवाल है, बड़ा कंफ्यूजन सा होता है, मैं लिख ही देता हूं। अगर बोले सबसे बड़ी ग्रंथि कौन, 4 सवाल है। पहला सवाल, एक सवाल आता है सबसे बड़ी एंडोक्राइन अंतःस्रावी, एंडोक्राइन अंतःस्रावी ग्रंथि कौन, एक सवाल ये है। एक सवाल कैसे आता है, जैसे कि दे ही रखा है वहां पर, सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन, सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन, एक सवाल ऐसे आता है। या फिर कैसे पूछेगा, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन। या फिर पूछेगा सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन। ये 5 सवाल है जो कंफ्यूज करते हैं। सबसे छोटी, आज से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन, या फिर सबसे छोटी ग्रंथि पूछे तब भी वही आंसर बन जाता है नॉर्मली। अब देखो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन, लार्जेस्ट ग्लैंड कौन रहेगी, वो तो होगी यकृत, लीवर जिसे अपन कहते हैं। सबसे बड़ी अंतःस्रावी पूछे तो आंसर बनेगा
थायराइड, अंतःस्रावी वर्ड जोड़ दिया, एंडोक्राइन वर्ड जोड़ दिया, थायराइड को क्या कहते हैं अपन, अवटू कहते हैं। सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि पूछे, अग्नाशय, पैनक्रियाज जिसे कहते हैं, तो आंसर बन जाएगा, जैसे कि क्वेश्चन का सही जवाब बन गया अपना क्या, अग्नाशय। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे तब भी आंसर क्या बनेगा, पैनक्रियाज, अग्नाशय बनेगा। और सबसे छोटी अंतःस्रावी पूछे तब आंसर बनता है क्या, पीयूष ग्रंथि, जिसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। मटर के दाने जैसी संरचना होती है, 0.5 जो होता है इसका ग्राम, और सेंटीमीटर 0.6 की बात करें। पीयूष ग्रंथि या इसको कहते हैं पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड। ये 5 सवाल रट लो, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, सबसे बड़ी अंतःस्रावी थायराइड, सबसे बड़ी मिश्रित अग्नाशय, दूसरी सबसे बड़ी भी कौन है यकृत के बाद, अग्नाशय, और सबसे छोटी अंत स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, इसको कौन है, पीयूष, कॉल्ड एज द पिट्यूटरी ग्लैंड। 5 क्वेश्चन, झंझट ही खत्म। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन होगी, अग्नाशय, पैनक्रियाज होगी। क्लियर है, देख लीजिए बोर्ड पे लिखे हुए 5 सवाल। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे, देखते हैं क्या कह रहा है। 208 नंबर का क्वेश्चन, ACTH हार्मोन स्रावित होता है अधिवृक्क वल्कुट से, अधिवृक्क अंतस्था से, पीयूष ग्रंथि से, पीनियल काय से। एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH इज सीक्रेटेड बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स पार्ट, एड्रिनल मेडुला पार्ट, पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड। सबसे बड़ी जो भ्रांति होती है वो यही होती है कि सर देखो एड्रिनल नाम आ रहा था, एड्रिनल, तो एड्रिनल का मतलब तो अधिवृक्क होता है, तो या तो इससे आंसर बनेगा या तो इससे आंसर बनेगा। नहीं, आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन सी, पीयूष ग्रंथि से। एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन क्या करेगा, निकलेगा कहां से, ये पीयूष से निकलेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलेगा, और जाएगा कहां पर, एड्रिनल के पास। कहां जाएगा, एड्रिनल ग्रंथि के पास जाएगा। तो पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि लीडर ग्लैंड बोलते हैं, पिट्यूटरी को क्यों बोलते हैं, इसलिए तो बोलते हैं। बाकी जो अदर ग्लैंड्स हैं, अन्य ग्रंथियां हैं, उनको कंट्रोलेशन में लाती है। तो पीयूष ग्रंथि कहां होती है, मस्तिष्क में, एड्रिनल कहां होती है, किडनी पर। तो मस्तिष्क ब्रेन में जो पीयूष ग्रंथि है, हाइपोथैलेमस, याद रखना पीयूष ग्रंथि वेयर इज लोकेटेड, पिट्यूटरी ग्लैंड ये हाइपोथैलेमस के पास होती है, फोर ब्रेन में, अग्र मस्तिष्क में, ठीक है ना। तो वहां से हार्मोन निकलेगा ACTH, और कहां जाएगा, एड्रिनल के पास जाएगा, मतलब किडनी के पास जाएगा। किडनी के ऊपर होती है एड्रिनल, वृक्क के ऊपर, और वहां जाके बोलेगा कि भैया तेरे जो कार्टिसोल्स हार्मोन है वो ज्यादा हो रहे हैं कि कम हो रहे हैं, उनको जाके कंट्रोल कर चुपचाप, उनकी मात्रा को नियंत्रित करो। तो ये उसको ऑर्डर कौन देगा, ये ACTH हार्मोन। और ये कहां से निकलता है ACTH, यहां से निकलता है ब्रेन से, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पूरा नाम ACTH का लिखा हुआ है, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। क्लियर है, तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी, पिट्यूटरी ग्लैंड। चलते हैं अगले प्रश्न पे, देखते हैं क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 209 नंबर का, 209। पुरुष जनन तंत्र के शरीर में वृषण उदर गुहा के बाहर एक थैली में स्थित होते हैं, जिसे किस नाम से पहचाना जाता है। In the body of the male reproductive system, the testes are located outside the abdominal cavity in a sac called. 4 options are here. ग्रंथियां means glands की बात करेगा, वृषण कोश testicles की बात कर रहा है, वृषण पालिका testicular lobe की बात कर रहा है, ऑप्शन डी शुक्र जनन नलिकाएं सेमनीफेरस ट्यूबुल्स की बात कर रहा है। बताइए क्या क्वेश्चन का सही जवाब होगा। इस क्वेश्चन के साथ एक क्वेश्चन आपने अक्सर ये भी देखा होगा कि जो दो चीजें होती है, पुरुष मेल की बात करें तो वृषण टेस्टिस होते हैं, और फीमेल महिला स्त्री की बात करें तो अंडाशय ओवेरी होता है, डेफिनेटली ओवेरी होता है। अब महिला के शरीर में तो क्या होता है, इन द वुमेन बॉडी जो ओवेरी होती है, अंडाशय 2 होती है, और वो दोनों ही शरीर के अंदर एब्डोमेन के निचले पार्ट में होती है, लोअर साइड में पेल्विक बोन के पास। लेकिन इन द केस ऑफ मेल बॉडी, पुरुष के केस में क्या होता है, जो वृषण होते हैं टेस्टिस, वो शरीर से बाहर लटके होते हैं। क्यों, क्योंकि जो टेस्टिस में प्रोडक्शन होता है स्पर्म का, शुक्राणुओं का, और उनको बनाने के लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है वो बॉडी के अंदर का 2 to 3 डिग्री सेल्सियस, 2 से 3 डिग्री ज़्यादा होता है। तो अगर ये टेस्टिस बॉडी के अंदर होते अपने एब्डोमेन में, तो फिर स्पर्म्स का प्रोडक्शन अच्छे से नहीं होता, और होता भी तो वो ठीक क्वालिटी के स्पर्म्स नहीं बनते। तो टेम्परेचर डाउन चाहिए, इसलिए वृषण जो होते हैं, टेस्टिस जो होते हैं, अपने बॉडी से बाहर की ओर लटके रहते हैं। तो सवाल ये आता है कि मनुष्य में जो वृषण टेस्टिस होते हैं, पुरुष में इन द मेल बॉडी, वो बाहर क्यों लटके रहते हैं। तो ये बात तो ये भी याद रखना। तो ये तो हो गई एक्स्ट्रा नॉलेज वाली बात। अब चलते हैं क्वेश्चन पे।
कि जो बाहर लटके रहते हैं वो जिस गुहा में होते हैं उसको क्या बोलते हैं? वृषण उदर गुहा के बाहर जिस थैली में, उस थैली को क्या बोलते हैं? ग्रंथियां बोलेंगे? नहीं। शुक्र जनन नलिकाएं, वो तो शुक्राणु बनाएगी, स्पम्स का प्रोडक्शन देगी। वृषण को टेस्टिस या वृषण पालिका, वो तो लॉब्स, जो लॉब होती है ना लॉब, वो तो टेस्टिस के अंदर होती है, खांचे बने होते हैं, वो लॉब कहलाते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या बन गया? कोश नाम आ रहा है, थैली, कोश। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, टेस्टिकल्स, या फिर इसको स्क्रोटम सैक भी बोलते हैं, स्क्रोटम सैक, SAC, स्क्रोटम सैक, या इसको टेस्टिकल्स भी बोला जाता है। तो वो जो थैलीनुमा संरचना होती है जो नीचे लटकी रहती है पेनिस के पास, वो कहलाती है टेस्टिकल्स या स्क्रोटम सैक, वृषण कोश। गुड, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। 210 नंबर का सवाल ये रहा आपके सामने, पढ़िए और सोचिए क्या होगा करेक्ट आंसर। वृद्धिकर हार्मोन बनाया जाता है, ग्रोथ हार्मोन्स आर मेड बाय, 4 ऑप्शंस, अवटू ग्रंथि द्वारा बाय द थायराइड, पीयूष ग्रंथि द्वारा बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड, जनन ग्रंथि के द्वारा बाय द जेनिटल्स, ऑप्शन डी हड्डियों द्वारा बाय द बोन्स। ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन कहलाता है GH, या इसको कहते हैं STH। GH का मतलब क्या हो गया जी? GH का मतलब हो गया ग्रोथ हार्मोन, और STH का मतलब क्या हो गया? सोमेटोट्रोपिन हार्मोन, सोमेटोट्रोपिन हार्मोन, सोमेटोट्रोपिन हार्मोन STH हो गया। ये क्या करेगा? लेंथ ऑफ द बॉडी, शरीर की लंबाई में वृद्धि कौन सा हार्मोन करेगा? लेंथ ऑफ द बॉडी इंक्रीज कौन करेगा? शरीर की लंबाई में वृद्धि। अब देखा होगा आपने, बहुत से तो बड़े लंबे होते हैं, बहुत से ड्वार्फ बौने ठिगने रह जाते हैं। तो जिनमें ये अच्छे से प्रोडक्शन इस हार्मोन का होगा उसकी लंबाई बढ़ती हुई चली जाएगी, और जिनमें ये कम होगा उसकी लंबाई घट जाएगी। लेकिन सवाल क्या है? सवाल ये बोल रहा है कि जो STH या GH हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन, वो कौन सी ग्लैंड से निकलता है? तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा अपना? ऑप्शन बी, पीयूष ग्रंथि द्वारा, ऑप्शन बी पिट्यूटरी ग्लैंड। हड्डियां तो वैसे ही हट गया, जनन ग्रंथियों का लेंथ से कोई मतलब नहीं है। अवटू ग्रंथि में कंफ्यूजन हो गया, पीयूष में। अवटू किसे कहते हैं? थायराइड को कहते हैं। अब थायराइड ऐसा कोई भी लेंथ से संबंधित काम नहीं करती, वो तो मेटाबॉलिज्म से संबंधित, उपापचन से संबंधित काम करती है, ऊर्जा से संबंधित काम करती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन बी, मास्टर ग्लैंड। पीयूष ग्रंथि मीन्स पिट्यूटरी ग्लैंड। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, 211 नंबर का सवाल। इंसुलिन में निम्न में से कौन सी धातु होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज प्रेजेंट इन इंसुलिन? 4 ऑप्शंस, तांबा मीन्स कॉपर, लोहा मीन्स आयरन, जस्ता मीन्स जिंक, मैग्नीशियम मीन्स मैग्नीशियम। बताइए क्या होगा? कॉपर होगा या जस्ता होगा या Fe होगा या मैग्नीशियम होगा? बताइए क्या होगा? 4 ऑप्शंस आपके सामने लिखे हुए हैं कि इंसुलिन के निर्माण में कौन सी एक धातु सहायक होती है। विच मेटल इज हेल्पफुल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंसुलिन हार्मोन, या फिर कैसे बोल रखा है, इंसुलिन में निम्न में से कौन सी धातु होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज प्रेजेंट इन इंसुलिन। अगर आपको पता होगा तो ये आप टिक कर सकते हैं। करेक्ट आंसर बनता है जस्ता, ऑप्शन सी, जिंक होता है इंसुलिन में। और इंसुलिन के बारे में मैं कई सवालों में बहुत सारी चीजें आपको ऑलरेडी प्रीवियस टेस्ट सीरीज के अंदर बता चुका हूं। याद रखना, आयरन हीमोग्लोबिन में मिलेगा। आयरन कहाँ मिलता है जी? इन द हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में मिलता है आयरन। मैग्नीशियम कहाँ मिलता है? पर्णहरित में, पर्णहरित में। पर्णहरित को क्या बोलते हैं अपन? क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। पर्णहरित में कौन सी धातु पाई जाती है जिसके कारण पत्ती का रंग, पेड़ पौधे प्लांट्स की पत्ती जो लीव्स होती है उनका रंग हरा होता है? तो पर्णहरित में कौन सी धातु मिलती है? मैग्नीशियम मिलती है। और आयरन कहाँ मिलता है? अपने हीमोग्लोबिन में मिलता है। और जस्ता कहाँ मिलता है? इंसुलिन में मिलता है। क्लियर है? चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे, देखते हैं 212 नंबर का सवाल क्या लेकर आता है। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन है? ढंग से पढ़ना क्वेश्चन। विच एंडोक्राइन हार्मोन स्टिमुलेट्स द थायराइड ग्लैंड टू सीक्रेट थायरोक्सिन? कहना क्या चाह रहा है ये कहना चाह रहा है कि थायराइड ग्रंथि है, बिल्कुल लिख दी हमने, थायराइड ग्रंथि, अवटू ग्रंथि। इससे जो हार्मोन निकलता है ना, वो हार्मोन निकलता है आयोडीन युक्त होता है, और उसे कहते हैं थायरोक्सिन हार्मोन। क्या बोलते हैं उसको हम? थायरोक्सिन हार्मोन। अब ये बोल रहा है
कि थायराइड ग्रंथि को पिंच कौन करेगा कि तू थायरोक्सिन हार्मोन की मात्रा को बढ़ा, बॉडी में कम हो रही है, मतलब स्टिमुलेट, थायराइड ग्रंथि को उत्तेजित कौन करेगा ताकि थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन का स्टिमुलेशन मतलब श्रावण करे, सीक्रेशन करे। थायराइड ग्रंथि को पिंच कौन करेगा, तो विच एंडोक्राइन हार्मोन स्टिमुलेट्स द थायराइड ग्लैंड टू सीक्रेट थायरोक्साइन, थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है, टीएसएच है, एफएसएच है, एसीटीएच है या एलटीएच है। तो करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। टीएसएच पूरा नाम चलो मैं लिख देता हूं, टीएसएच का मतलब होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एक तो ये लिखा हुआ है। सी एलटीएच, एलटीएच को क्या कहते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये जनन से संबंधित है, रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन। एफएसएच ये भी जनन से संबंधित है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और एसीटीएच का नाम अभी अभी आपने एक क्वेश्चन में पढ़ा था, एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जो बताया था ना एड्रिनल ग्रंथि पे जाके काम करता है, कोर्टिसोल्स का कंट्रोलेशन रेगुलेशन करता है। अब देखो, अब नाम से आपको पता चल गया होगा, टीएसएच का मतलब क्या है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऐसा हार्मोन जो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, उत्प्रेरित करता है, उत्तेजित करता है। तो नाम से पता चल गया, तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। तो इसका सही जवाब हो गया अपना टीएसएच। टीएसएच कहां से आता है पता है आपको, पीयूष से, याद रखना। टीएसएच कहां से निकलता है, पीयूष, पिट्यूटरी ग्लैंड से। पीयूष किसे कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड से। तो पीयूष ग्रंथि से आता है, ये चारों ही पीयूष से आते हैं, पिट्यूटरी से आते हैं। एफएसएच भी पिट्यूटरी से आता है, एसीटीएच भी पिट्यूटरी से आता है, एलटीएच भी पिट्यूटरी से आता है, और टीएसएच भी कहां से आता है, पिट्यूटरी से आता है। ये चारों पिट्यूटरी पीयूष ग्रंथि से सीक्रेट होने वाले हार्मोन होते हैं। क्लियर है, तो याद रखना क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन गया क्या, ऑप्शन ए। चलिए जी चलते हैं अगले प्रश्न पे। 213, जब मानव हृदय में बाएं निलय का संकुचन होता है तो रक्त निम्न में से किसकी तरफ जाता है। When there is a contraction of the left ventricle in the human heart, the blood travels to which of the following? Four options are here. मस्तिष्क means brain, फुफ्फुस धमनी, प्लूरल आर्टरी, या इसको पल्मोनरी धमनी भी बोल सकते हैं, पल्मोनरी आर्टरी, महाधमनी, अरोटा, फेफड़ा, लंग्स। बताइए क्या होगा क्वेश्चन का सही जवाब। क्या कहना चाह रहा है, ये हो गया अपना हार्ट, ये हो गया अपने पार्ट, ये हो गया राइट एट्रियम, दायां आलंद, ये हो गया लेफ्ट एट्रियम, बायां आलंद, ये हो गया राइट वेंट्रिकुलर, दाईं तरफ का निलय, और ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकुलर, बाईं तरफ का निलय। क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, बाएं निलय से, इससे रिलेटेड है। ये बोल रहा है कि जब ये वाला भाग पिचकेगा, जब ये वाला भाग पिचकेगा, देखो हार्ट का अगर कोई सा भी भाग कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिकुड़ता है, पिचकता है, तो रक्त कहाँ आएगा भाई, सीधी सी बात है। मान लो नली में पानी भरा हुआ है, नली को आप पिचकाओगे तो पानी बाहर जाएगा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट जब होगा, कॉन्ट्रैक्शन, सिकुड़ेगा, पिचकेगा ये वाला भाग, तो रक्त बाहर आएगा। ये तो हमें पता चल गया, रक्त बाहर आएगा। अब यहां से जो नली निकलती है वो नली कौन सी कहलाती है, वो ही उसने पूछा है कि बायां नली का जब संकुचन होगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, तो रक्त किसकी तरफ जाएगा बताइए, मस्तिष्क की तरफ जाएगा, महाधमनी में जाएगा, फेफड़े में जाएगा, या फुफ्फुस धमनी में जाएगा। तो यहां से जो धमनी निकलती है ना, वो कहलाती है एरोटा। क्या कहलाती है, एरोटा। एरोटा। सवाल आता है शरीर की सबसे बड़ी धमनी, विच इज द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी, कौन है, महाधमनी कहते हैं इसको, महाधमनी। महाधमनी क्यों बोला, सबसे बड़ी धमनी है ये शरीर की, सारे अंगों तक रक्त पहुंचाने का काम कौन करती है, ये एरोटा महाधमनी तो करती है। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब यहां से निकलती है महाधमनी, ठीक है ना। तो इस वाले पार्ट से महाधमनी निकलती है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। तो याद रखना, अगर पूछे सबसे बड़ी धमनी कौन, सबसे बड़ी धमनी, लार्जेस्ट आर्टरी की बात कर रहा है, तो आंसर क्या बनेगा, एरोटा, महाधमनी। और अगर पूछे
सबसे बड़ी सिरा, एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है, सबसे बड़ी शिरा, द लार्जेस्ट वीन कौन होगी, सबसे बड़ी शिरा, वीन और आर्टरी, तो वीन जो होगी वो सबसे बड़ी लार्जेस्ट वीन कौन होगी, उसको हिंदी में कहते हैं पश्च महाशिरा। क्या कहते हैं इसको हिंदी में, पश्च महाशिरा, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको इंफीरियर वेना कोवा, इंफीरियर वेना कोवा, इंफीरियर वेना कोवा। तो देखो कुछ क्वेश्चंस बता देता हूं, वाल्व कितने होते हैं, कपाट 4, कक्ष कितने होते हैं 4, 2 आलंद 2 निलय, मतलब 2 एट्रियम 2 वेंट्रिकुलर, क्लियर। सबसे बड़ी धमनी लार्जेस्ट कौन होगी, एरोटा, महाधमनी, और सबसे बड़ी शिरा लार्जेस्ट वीन्स कौन सी होगी, वो होगी पश्च महाशिरा, इंग्लिश में कहते हैं इंफीरियर वेना कोवा। कहां आती है ये गई, इधर आती है इंफीरियर वेना कोवा, ये ऐसे जाती है, डिफरेंट ऑर्गन से ब्लड को लेकर आती है, नीचे वाले पार्ट के ब्लड आता है इसके माध्यम से, और कहां जाता है, राइट एट्रियम में जाता है, दाएं आलंद में जाता है, अशुद्ध इम्प्योर होता है, क्लियर है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे, पढ़िए क्या कहता है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। करेक्ट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन डी, फॉर्मूला MgOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मूला CaOH का होल ट्वाइस, सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर्मूला NaHCO3, मैग्नीशियम कार्बोनेट फॉर्मूला MgCO3। मैग्नीशियम कार्बोनेट लिखा हुआ है, सोडियम बाइकार्बोनेट क्या कहलाता है, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या कहते हैं, लाइम वाटर, लाइम वाटर किसे कहा जाता है, लाइम वाटर, या इसको एक नाम और बोलते हैं स्लैक्ड लाइम, स्लैक्ड लाइम, स्लैक्ड लाइम, या फिर क्या बोलते हैं इसको, चूने का पानी, चूने का पानी किसे कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और करेक्ट आंसर क्या हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा अपना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज द करेक्ट आंसर। ऊपर भी मैंने टिक कर दिया है, अगर नीचे कंफ्यूजन हो रहा हो तो। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं। अगर ये केवल मैग्नीशियम ऑक्साइड होता, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, अगर केवल MgO होता मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो इसका नाम क्या आता, मैग्नीशिया। याद रखना, ये कमर्शियल नेम बहुत बार एग्जाम में आते हैं। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का ऑल्ट्वाइस क्या कहलाएगा अपना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और सोडियम कार्बोनेट क्या कहलाएगा, बेकिंग सोडा। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या कहलाएगा, लाइम वाटर बोलो, चाहे सेलेक्ट लाइम बोलो, चाहे चूने का पानी बोलो। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे बोलोगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस। क्लियर है। चलते हैं अगले प्रश्न पे, पढ़िए क्या कहता है। 215 क्यूरी किसकी इकाई का नाम है, क्यूरी, क्यूरी, क्यूरी बताइए। 2 हस्बैंड वाइफ, पेरी क्यूरी, मैरी क्यूरी, उन्हीं के नाम पर एक ऐसा गुण जिसकी यूनिट बनाई गई क्यूरी, और वो कहलाती है रेडियो एक्टिव धर्मिता, रेडियो एक्टिविटी। याद रखना, क्यूरी होगा ऑप्शन में या बैकुरल होगा, बैकुरल। पहले किसी जमाने में क्यूरी था, आजकल जो यूनिट चलती है रेडियो एक्टिव धर्मिता की, रेडियो एक्टिविटी की, वो बैकुरल भी चलती है। तो दोनों ही करेक्ट आंसर है, क्यूरी हो या बैकुरल हो। क्या होती है रेडियो, मतलब क्यूरी का मतलब क्या है, डिके नंबर्स पर सेकंड, कि एक सेकंड में जो विखंडन वगैरह होगा नाभिक के अंदर वो कितना डिके हो रहा है। तो डिके नंबर्स पर सेकंड कॉल्ड एज द क्यूरी। ठीक, तो क्यूरी बोलो चाहे बैकुरल, रेडियो एक्टिव धर्मिता किसकी, मतलब इसकी इकाई यूनिट होती है क्या, क्यूरी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे, देखते हैं क्या कह रहा है। 216 नंबर का सवाल, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है। हाइड्रोजन बम इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल, नियंत्रित विखंडन, कंट्रोल्ड फिजन, अनियंत्रित विखंडन, अनकंट्रोल्ड फिजन, नियंत्रित संलयन, कंट्रोल्ड फ्यूजन, अनियंत्रित संलयन, अनकंट्रोल्ड फ्यूजन। तो देखो हाइड्रोजन बम की बात कर रहा है, तो 2 हैं, एक होता है फ्यूजन, संलयन में 2 होती हैं, एक होती है अनकंट्रोल्ड अनियंत्रित, और एक होती है कंट्रोल्ड
नियंत्रित, ठीक। और एक होती है विखंडन, नाभिकीय विखंडन मतलब क्या हो गया, फिजन। विखंडन में भी दो होती है, एक होती है अनियंत्रित और एक होती है नियंत्रित। 3-4 एग्जाम में अक्सर सवाल आते हैं, एक तो एटम बम का पूछता है, परमाणु बम का, एक न्यूक्लियर रिएक्टर परमाणु भट्टी का पूछता है, एक सौर ऊर्जा सनलाइट पूछता है कि सूरज के धरातल पर जो रोशनी बन रही है प्रकाश, वो किसका एग्जाम्पल है, और एक हाइड्रोजन बम। 4। तो देखो विखंडन में, विखंडन का मतलब क्या हो गया, फिजन। फिजन में अनकंट्रोल्ड का एग्जाम्पल कौन बनेगा, एटम बॉम्ब, एटम बॉम्ब, परमाणु बम, बूम, एटम बॉम्ब। और नियंत्रित का एग्जाम्पल कौन बनेगा, नियंत्रित अभिक्रिया किसकी, विखंडन, फिजन की। तो याद रखना न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर जिसे परमाणु भट्टी बोलते हैं। विखंडन में तो क्या होता है, 1 से 2, एक था टूट कर 2 बन गया, 1 से 2 विखंडन होना, डिकम्पोज होना। और संलयन में क्या होगा, जुड़ना, जुड़ना, 2 से 1, 2 एटम जुड़कर क्या बन गया, 1 बन गया, फिर से 2 एटम जुड़कर क्या बन गया, 1 बन गया। तो संलयन मतलब जुड़ना, एडिशन, विखंडन मतलब डिकम्पोज होना, टूटना, ब्रेक होना। तो विखंडन में अनकंट्रोल्ड में परमाणु बम याद रखना, और कंट्रोल्ड में परमाणु भट्टी याद रखना, एटम बम और न्यूक्लियर रिएक्टर। क्लियर है। अब आ जाओ संलयन पे। अनियंत्रित, नियंत्रित में अब यहां पर जो 2 एग्जाम्पल मैं बता रहा था वो दोनों ही इसमें चले जाते हैं। हाइड्रोजन बम ये भी अनकंट्रोल्ड है, और एक सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा, ये भी कैसी है, अनकंट्रोल्ड है, इसको भूल जाओ। तो हाइड्रोजन बॉम्ब और सोलर एनर्जी दोनों का बेस प्रिंसिपल क्या है, फ्यूजन। क्या है, प्रिंसिपल फ्यूजन। और फ्यूजन में कौन सा है, अनकंट्रोल्ड है। और विखंडन, फिजन में क्या याद रखोगे, अनियंत्रित में, अनकंट्रोल्ड में परमाणु बॉम्ब, और कंट्रोल्ड के अंदर नियंत्रित रिएक्टर। डिफरेंस क्या है, कंट्रोल्ड अनकंट्रोल्ड मतलब क्या है, अरे सिंपल सी बात है, कंट्रोल्ड का मतलब क्या है कि उसकी एनर्जी को कंट्रोल कर लिया हमने, हमारे लाभदायक, बेनिफिशियल है। अनकंट्रोल्ड मतलब विनाशकारी, वो कंट्रोल ही नहीं हो सकते। हाइड्रोजन बम फटेगा तो विनाश ही लाएगा, परमाणु बम फटेगा तो विनाश ही लाएगा। लेकिन कंट्रोल्ड वाली, जैसे कि न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या करते हैं, उनके न्यूट्रॉन्स के नंबर को, उनकी स्पीड को कम कर देते हैं, उनके नंबर को कम कर देते हैं, तो एनर्जी वो कंट्रोल्ड हो जाती है। अब चलो क्वेश्चन पे। हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है, संलयन पर। संलयन में कौन सा, अनियंत्रित। तो करेक्ट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन, अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन। 4 चीजें बता देना, एक परमाणु बम, परमाणु भट्टी, एक हाइड्रोजन बम और सौर ऊर्जा। क्लियर सभी को। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे, देखते हैं क्या कहता है 217 217। आ गया सवाल, बताइए क्या होगा आंसर। सूर्य में ऊर्जा का निरंतर सृजन किसके कारण होता रहता है, व्हाट कॉजेज द कंटिन्यूअस क्रिएशन ऑफ एनर्जी इन द सन। नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन, विखंडन नाभिता, डिसोल्यूशन ऑफ न्यूक्लियस, नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फिजन, कृत्रिम विघटन नाभिकता, आर्टिफिशियल डिसोल्यूशन न्यूक्लियस। ये पता नहीं क्या लिख रखा है, ये पता नहीं क्या लिख रखा है, हमें तो 2 ही आते हैं और उनमें से एक आंसर बनेगा। क्या बनेगा, नाभिकीय संलयन फ्यूजन बनेगा या नाभिकीय विखंडन। अभी अभी तो बताया था हाइड्रोजन बम और सूरज, 2 बढ़ाते क्या टिक कर दोगे, नाभिकीय संलयन। करेक्ट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन ए, न्यूक्लियर फ्यूजन। मैंने इससे प्रीवियस क्वेश्चन में ही चारों बातें आपको बता दी थी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे, पढ़िए क्या कह रहा है 218। एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर तो आपको याद ही रखना पड़ेगा, ये दे रखा ऑप्शन बी 6.023 इंटू 10⁻23, 6.023 गुना 10⁻23 कहलाती है एवोगाड्रो नंबर। ये तो नंबर है, संख्या है, ये क्या दिखाती है, ये पढ़ते हैं ना प्रमाण, मतलब कि कणों की संख्या, मोल्स की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स, उसमें काम आता है एवोगाड्रो नंबर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, देखते हैं क्या कहता है 219 219 नंबर का सवाल। बहुत बढ़िया, पेट्रोल की गुणवत्ता निकाली जाती है, ये सवाल भी कई बार आया हुआ है। पेट्रोल की गुणवत्ता किसके माध्यम से निकालते हैं, द क्वालिटी ऑफ द पेट्रोल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, ऑप्शन ए C10 से, ऑप्शन बी स्वर्णकांक से, ऑप्शन सी ऑक्टेन से, ऑप्शन डी कोई नहीं, ऑप्शन ए C10 नंबर, ऑप्शन बी गोल्ड नंबर, ऑप्शन सी ऑक्टेन नंबर, ऑप्शन डी नन। बताइए क्या क्वेश्चन का सही जवाब होगा, बता सकते हैं। पेट्रोल की गुणवत्ता, क्वालिटी किससे मापी जाती है, करेक्ट आंसर बनता है, याद रखना है इसको, तो बिल्कुल आपको रट्टा मारना है, करेक्ट आंसर ऑक्टेन नंबर।
पेट्रोल की गुणवत्ता किससे निकालते हैं? ऑक्टेन नंबर से निकालते हैं। ऑक्टेन नंबर क्या होता है कि जो कार्बन की जो सीरीज होती है ना, उसकी क्वालिटी उन कार्बन के नंबर पे डिपेंड करती है। तो उसी से फॉर्मूला रेशियो निकाल के ज्ञात किया जाता है, फाउंड करते हैं कि भाई पेट्रोल की गुणवत्ता का ऑक्टेन नंबर क्या रहेगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। 220 220 खाना पकाने के बर्तनों के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है? Why is the outer bottom part of the cooking utensil left black? होता है ना, जैसे नीचे का काला काला हिस्सा छोड़ देते हैं डार्क, कारण क्या है? ऑप्शन ए, उसे रोजाना साफ करना मुश्किल होता है इसलिए छोड़ देते हैं, बहुत बढ़िया। दूसरा, काली सतह ऊष्मा की सुचालक होती है। हाँ, ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है आंसर। काली सतह ऊष्मा की कुचालक होती है। अगर कुचालक बैड कंडक्टर होती तो फिर गर्म कैसे होगा? ये तो नहीं होगा और ये तो नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन पढ़ो, काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है। ये भी सही से लग रहा है। इन दोनों में से करेक्ट आंसर बनेगा। व्हाई इज द आउटर बॉटम पार्ट ऑफ द कुकिंग यूटेंसिल लेफ्ट ब्लैक? ऑप्शन ए, इट इज डिफिकल्ट टू क्लीन डेली। ब्लैक सरफेस इज अ कंडक्टर ऑफ हीट। ब्लैक सरफेस इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ब्लैक सरफेस इज अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट। अब देखो, काली सतह ऊष्मा की सुचालक होती है, ये भी ठीक है, लेकिन बेस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा? आपने किरचॉफ लॉ पढ़ा होगा रिलेटेड टू हीट, टेम्परेचर हीट में एक नियम आता है लॉ, किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ लॉ ये कहता है काली वस्तुएं या गहरे रंग की वस्तुएं जितनी अच्छी उत्सर्जक होती हैं उतनी अच्छी अवशोषक भी होती हैं, ठीक है ना? तो जितना एग्जर्शन करेगी उतना ही एब्जॉर्बर भी बहुत अच्छी होती हैं। तो इन दोनों को मिक्स करें तो द बेस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज व्हाट? काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है, जब भी तो अपने अंदर वो ऊष्मा को अवशोषित कर लेती है और वो तवा, वो बर्तन क्या होता है? गर्म हो जाता है, उसमें हीट ट्रांसमिट होने लगती है। तो क्वेश्चन का सही जवाब होगा 220 का ऑप्शन डी, काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है, इसलिए नीचे का पैंदा काला छोड़ा जाता है। ब्लैक सरफेस इज अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। 221 221 घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका द सेफ्टी फ्यूज वायर यूज्ड इन हाउस होल्ड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इज मेड ऑफ अ मेटल विच हैज प्रतिरोध कम होगा, लो रेजिस्टेंस, गलनांक कम होगा, लो मेल्टिंग पॉइंट, चालकता कम होगी, लो कंडक्टिविटी, गलनांक ज्यादा होगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो याद रखना, फ्यूज तार से देखो क्या क्या सवाल आते हैं। पहला क्वेश्चन, तो फ्यूज तार किससे मिलकर बना होता है? तो याद रखना, सीसा प्लस टिन से मिलकर बना होता है। सीटी याद रखना, सीटी फ्यूज तार किससे मिलकर बना होता है? सीटी से मिलकर बना होता है। सीसा प्लस टिन, सीसा का मतलब क्या हो गया? लेड, पीबी, टिन का मतलब एसएन। दूसरी बात, इसका गलनांक क्या होना चाहिए? निम्न होना चाहिए। गलनांक निम्न का मतलब क्या हो गया? इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, लो मेल्टिंग पॉइंट। और तीसरी बात याद रखना, इसका रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए, तभी तो कम धारा जाएगी। प्रतिरोध क्या होना चाहिए? उच्च, हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए। और चौथी बात, कौन से क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, सीरीज के अंदर जोड़ा जाता है। कॉम्बिनेशन कौन सा होगा? सीरीज का होगा। 4 क्वेश्चन रट लो, कहानी खत्म। अब क्या पूछा पढ़ो कि हाउस होल्ड में जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इज मेड ऑफ ए मेटल विच हैज प्रतिरोध कम। अरे कम प्रतिरोध होगा तो धारा ज्यादा बह जाएगी, फिर फायदा क्या हुआ? ऑप्शन ए गलत। प्रतिरोध हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए। गलनांक कम, बिल्कुल सही। मेल्टिंग पॉइंट कम होगा और अगर धारा ज्यादा आ जाए तभी तो गल के टूटेगा और घरों के विद्युत जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स है वो जलने से बच जाएंगे। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। गलनांक ज्यादा होगा नहीं, चालकता कम होगी नहीं, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 4 चीजें रट लो, लो मेल्टिंग पॉइंट, हाई रेजिस्टेंस, सीरीज में जोड़ते हैं, और लेड प्लस टिन का बना होता है सीसा प्लस टिन का। क्लियर है? चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। 222 नंबर का सवाल, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी व्हेन अ रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इट्स तरंग दैर्घ्य समान बनी होती है। देखो, इसको कहते हैं अपवर्तन। क्या कहते हैं? अपवर्तन मीन्स रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अपवर्तन मीन्स व्हाट? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और जब भी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में यदि वो प्रवेश करती है तो उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है, सब कुछ बदल जाता है। उसकी वेवलेंथ बदल जाएगी, उसका आयाम एम्पलीट्यूड बदल जाएगा, उसकी स्पीड बदल जाएगी, उसकी डायरेक्शन भी डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी, विचलित हो जाएगी। लेकिन एक प्रॉपर्टी को वो कभी नहीं छोड़ती, चाहे
कितने भी किसी भी माध्यम से किसी माध्यम में जाए, एक गुण कभी नहीं बदलता, कभी नहीं बदलता, वो है आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। तरंग दैर्घ्य समान होती है, बदल जाती है, आवृत्ति समान रहती है, बिल्कुल सही जवाब। आवृत्ति बढ़ जाती है, नहीं, इनमें से कोई नहीं। नहीं, करेक्ट आंसर इज व्हाट, बी, फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट। चाहे कितने ही हार्ड से सॉफ्ट मीडियम में जाए, चाहे कितने ही सॉफ्ट से हार्ड मीडियम में जाए, चाहे वो सघन से विरल में जाए, चाहे वो विरल से सघन में जाए, कंडेंस टू रेयर जाए, चाहे रेयर टू कंडेंस जाए, सब बदल जाएगा, एक कभी नहीं बदलता, वह है उसकी आवृत्ति, वह है उसकी फ्रीक्वेंसी। तो अपरिवर्तित अनचेंज्ड कौन रहता है, फ्रीक्वेंसी। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी, आवृत्ति समान बनी रहती है, फ्रीक्वेंसी रिमेंस सेम। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे, 223 223 क्वेश्चन। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइनें फट जाती हैं, इसका कारण क्या है? वाटर पाइपलाइन ब्रेक्स ऑन द माउंटेन्स इन एक्सट्रीम कोल्ड वेदर, द रीजन फॉर दिस इज व्हाट? चार ऑप्शन, पाइप ठंडक से सिकुड़ता है, पाइप में पानी जमने पर सिकुड़ता है, पानी में पाइप जमने पर फैल जाता है, पाइप में पानी जमने पर फैल जाता है, पाइप ठंडक पाकर बड़ा हो जाता है। क्या ऑप्शन होगा? पाइप श्रिंक्स फ्रॉम कोल्ड, वाटर इन द पाइप श्रिंक्स व्हेन इट फ्रीज, वाटर इन द पाइप एक्सपेंड व्हेन इट फ्रीज, द पाइप कूल्स एंड एक्सपेंड। और हमने सीखा था ये बात कि पानी जब जमता है तो क्या करता है, वो फैलता है। क्यों? एक वो याद करो, असामान्य प्रसार बताया था, 0 डिग्री से 4 डिग्री पर जाओगे तो वॉल्यूम क्या होगा इसका, कम, और उल्टा चलोगे 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पर जाओगे तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, है ना। तो क्या करता है, ये प्रसार करता है, एक्सपेंड करता है। तो जब फ्रीज होने के कगार पर आता है तो ये एक्सपेंड करता है, उसका प्रेशर पाइप की दीवारों पर पड़ता है और पाइप फटने लग जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, पानी, पाइप में पानी जमने पर फैल जाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। पाइप ठंडक से सिकुड़ता है, पाइप कोई नहीं सिकुड़ेगा, पाइप में पानी जमने पर सिकुड़ता है, नहीं, पानी तो फैलता है, पाइप ठंडक पाकर बढ़ जाता है, नहीं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। पाइप में पानी जमने पर क्या होता है, वो फैलता है, अपना वॉल्यूम इंक्रीज करता है, प्रेशर पड़ता है और वो दरार पड़ती है या पाइप क्या होते हैं, फटी जाते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे, 224। प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी मीटर में कितनी होनी चाहिए? व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस इन मीटर टू हियर इको? प्रतिध्वनि का मतलब क्या है, गूंजना। कहते हैं ना, अरे यार कमरा कितना गूंज रहा है, तो ध्वनि मेरे मुंह से निकली, आवाज, साउंड, और दीवार से टकराई, टकरा कर वापस आई, दैट्स कॉल्ड द इको। रिफ्लेक्टेड साउंड वेव, गूंज, गूंजना, उसे ही इको कहते हैं, प्रतिध्वनि कहते हैं। अगर आपको ये गूंज स्पष्ट सुननी है तो मान लो ये अपना सोर्स है जहां से आवाज निकल के जा रही है, और ये आपका कौन आ गया आगे, रिफ्लेक्टर आ गया। रिफ्लेक्टर मतलब क्या हो गया, परावर्तक सतह, जहां से ध्वनि टकरा कर वापस आएगी। तो यहां से आवाज जा रही है, टकरा कर वापस आ रही है, तो यहां से पैदा हुई और टकरा कर वापस आई, इन दोनों के बीच में कम से कम 17 मीटर की दूरी होना आवश्यक है। एग्जैक्ट मान आता है 16.6 मीटर, 16.6 मीटर, लेकिन अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 17। तो अगर आपको गूंज को स्पष्ट सुनना है तो कम से कम डिस्टेंस सोर्स और रिफ्लेक्टर बीच में कितनी होनी चाहिए, 17 मीटर। एग्जैक्ट होती है 16.6, 16.6 मीटर। तो करेक्ट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन सी, 70 मीटर। और ये रहा आपका आज की टेस्ट सीरीज का लास्ट सवाल, 2 to 5। पढ़िए और बताइए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। कांच का कोई बर्तन जल से लबालब भरा है, उस पर एक ढक्कन कसकर लगा दिया जाता है, तब इसको कुछ घंटों के लिए फ्रीजर के अंदर रख दिया जाता है, तो निम्न में से क्या होने की संभावना होगी? A glass vessel is filled to the brim with water and a lid is tightly placed on it. Then it is kept in the freezer for a few hours. Which of the following is expected to happen? ऑप्शन ए, जल बर्फ के रूप में जम जाएगा और बर्फ का तल नीचे हो जाएगा। वाटर विल फ्रीज एंड द लेवल ऑफ द आइस विल गो डाउन। ऑप्शन बी, कांच के उस बर्तन का जल बर्फ के रूप में सिर्फ जम जाएगा। The water in that glass pot will only freeze as ice. ऑप्शन सी, जल के बर्फ के रूप में जमने से होने वाले प्रसार के कारण बर्तन टूट जाएगा। Due to the spread of water in the form of ice, the vessel will break. And the option D, जल बिल्कुल भी नहीं जमेगा, water will not freeze at all. तो भाई 0 पर जा रहा है, फ्रीजर में रखा हुआ है, फ्रीजर का तो टेम्परेचर नेगेटिव में होता है,
तो जल तो जमेगा ही जमेगा, गलत है। अब फिर ऑप्शन क्या कह रहा है, जल बर्फ के रूप में जमेगा और बर्फ का तल नीचे हो जाएगा, नहीं, कोई मतलब नहीं है इसका। अब बचे दो आंसर, कांच के उस बर्तन का जल बर्फ के रूप में जमेगा, बिल्कुल जमेगा। और ऑप्शन सी पढ़ो, जल के बर्फ में जमने से होने वाला प्रसार के कारण बर्तन टूट जाएगा। अभी अभी तो 123 नंबर का क्वेश्चन आया था कि जमने पर पानी प्रसार मारता है, एक्सपेंड होता है, फैलता है, दबाव पड़ता है और वो पाइप फट जाता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब हो गया ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, कि जल के बर्फ के रूप में जमने से प्रसार होता है, जल का एक्सपेंड होता है और वो बर्तन टूट जाएगा, उस पर प्रेशर पड़ेगा, पाइप होगा तो फट जाएगा, कांच की बर्तन है तो कांच टूट जाएगा। करेक्ट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन सी। तो ये थे आपकी आज की टेस्ट सीरीज के 25 टोटल 25 क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से रिलेटेड। मिलते हैं नए टेस्ट में 25 क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।